नमस्कार, मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम अपनी केमिस्ट्री क्लास की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो में आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था, आपको जो है यूनिट सेल के बारे में बताया था, साथ ही साथ आपको यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स या कणों की जो संख्या होती है उसके गणना के बारे में बताया था। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। आज हम अपना जो बात रखेंगे वो होगा जो है वॉइड्स के बारे में। उससे पहले पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे और उसके बाद में जो है आगे की चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इस सर्दीली रात में आप सभी लोग जो है एकदम से पेशेंस रख के बैठेंगे और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सेशन पसंद आ रहा है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं अपने केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो है सेगमेंट। देखिएगा, हमने क्वेश्चन कुछ लिया था इस प्रकार से। क्वेश्चन हमारा था दो तत्व ए तथा बी, है ना। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से था, दो तत्व ए तथा बी से मिलकर एक क्रिस्टल जालक बनता है। क्वेश्चन में केस रखा गया है, जरूरी नहीं है दो ही चीजों से मिलकर बने, बट एक क्वेश्चन में एक केस रख दिया गया कि दो तत्व ए बी से मिलकर एक क्रिस्टल जालक बनता है जिसमें ए घन के कोनों पर तथा बी फलक केंद्रों पर स्थित है। बी फलक केंद्रों पर स्थित है। यौगिक का, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यौगिक का सूत्र मतलब अणुसूत्र की बात कर रहा है, सूत्र क्या होगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आप जो पिछले लेक्चर में आपने जो है एटम्स को काउंट करना, मतलब मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, कणों को काउंट करना, ठीक है ना, जो कि क्रिस्टलीय ठोस कई प्रकार से हो सकते हैं। आपके जो है आयनिक हो सकते हैं, आपके आणविक हो सकते हैं, आपके जो है नेटवर्क ठोस हो सकते हैं। तो जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं। तो उनमें अलग अलग प्रकार से जो है अवयवी कण होंगे। अगर हम आयनिक की बात करें तो आयंस होंगे, है ना। इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो है क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंट टाइप ऑफ जो है अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो अवयवी कण है उनको हम डेफिनेटली कण ही कह लेते हैं, ठीक है ना। सब मिलजुल कर जो है कुल मिला के कण कहते हैं, आप लोग समझ जाइए ये बात। तो जो कण है, ठीक है, उनसे मिलकर के कण कौन है, ए व बी है, ठीक है ना। एक कण हमारा ए है, एक कण हमारा बी है। इनसे मिल करके क्या क्रिस्टल जालक बनता है। और मान के चलते हैं कि क्रिस्टल जालक कैसा है, घनीय है, ठीक है ना। ए घन के कोनों पर तथा बी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। देखिएगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से घनीय जो जालक है, ठीक है ना, इधर बना देते हैं। जो आपका घनीय जालक है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। और कह रहा है जो ए है ना, वो ऐसे घन के कोनों पर है। ए जो है वो घन के कोनों पर है, ठीक है, ये घन के कोनों पर है, ए है ना। और जबकि जो बी है वो फलक केंद्रों पर है, मतलब यहाँ बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, और इस तरह से पीछे वाले के लिए बी है, ठीक है, आगे वाले के लिए बी है, और नीचे वाले, मतलब टोटल 6 बी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सूत्र क्या होगा, ठीक है। सूत्र क्रिस्टल जालक में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उन्हीं से मिलाकर बनेगा सूत्र यहाँ पर। तो हम देखेंगे पहले
पहले हम चेक करेंगे, पहला केस में चेक करते हैं कि कोनों पर परमाणुओं की संख्या, मतलब जो है या कोनों पर परमाणुओं का योगदान। अब डेफिनेटली योगदान किसके परिप्रेक्ष्य में होगा? योगदान होगा इस क्रिस्टल जालक के पर्सपेक्टिव में। तो आपने पता है, आपने पढ़ा हुआ है ये बात कि कोनों पर कणों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन 1/8 और गुणे कुल कितने कण होते हैं कोनों पर? तो भैया 8 कण होते हैं। 8 से 8 खत्म, कितना कण है हमारे पास? एक कण है, एक पार्टिकल है कोनों पर, ठीक है ना। तो यानी ए कितना है? ए हमारा 1 है टोटल। भाई कोनों पर कौन है? ए है, तो नंबर ऑफ ए क्या है? 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। और सेकेंड केस कह रहा है फलक केंद्रों पर। किसकी बात कर रहा है? फलक केंद्रों पर, केंद्रों पर अच्छा, परमाणु को हम कण कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बार बार परमाणु आ रहा है। आप समझ जाइएगा कि परमाणु मतलब यहाँ पर कण की बात कर रही है ना। तो जहां पर जो है केंद्रों पर कणों का योगदान, यहाँ पे मिटा के हम कण ही लिख देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर जो है सर गड़बड़ कर रहे हैं। फलक केंद्रों पर कणों का योगदान कितना है भाई? फेस सेंटर्ड पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? तो भैया नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं, एक फलक केंद्र पर जो पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और टोटल नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3 कण जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिस्टल जालक में, ठीक है। यहाँ से 3 कण पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिस्टल जालक में। तो अब हम टोटल हमारा जो यौगिक होगा, यौगिक है, यौगिक का जो सूत्र बनेगा, यौगिक का जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा भाई? कोनों पर कितना है? ए अकेला है भाई, 1 पार्टिकल आया ना, और फेस सेंटर्ड पे बी कितना है? 3 है, ठीक है ना। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बी 3 आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या हो, सॉरी जो हमारा फार्मूला है वो क्या बनेगा? ए बी 3, दैट इज आंसर। नोट कर लेंगे सभी लोग, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लगभग होती है ठीक ठाक, मतलब आ सकता है क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग जो है नोट कर लेंगे, मत जा रहा है यहाँ से, नोट करिएगा, नोट कर लिए, 1 2 3 4 नोट कर लिए। चलिए इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो था, ध्यान देंगे सभी लोग, हमारा अगला क्वेश्चन था यदि ए तथा बी परमाणु, अब यहाँ मान के चल रहे हैं कि परमाणु की बात कर रहा है, परमाणु ए तथा बी परमाणु कोनों पर प्रति एकांतर, कोनों पर प्रति एकांतर क्रम में जुड़कर या व्यवस्थित होकर, जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यौगिक का सूत्र होगा, सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके खुद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में यदि सॉल्व होता है तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को फिर से जो है प्ले करके देखेंगे। एक बार पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, चलिएगा। तो हमारा क्वेश्चन दे रहा है, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि ए बी परमाणु के कोनों पर प्रति एकांतर, अल्टरनेट लगे हुए एक के बाद एक,
क्रम में जुड़े हुए हैं या जुड़कर क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, और उसमें क्या करना है, हमें यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। तो फिर से हम क्रिस्टल जालक बनाएंगे, अपनी कला का खास प्रदर्शन करेंगे भाई। सब लोग कॉपी में अच्छा अच्छा बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा एकांतर क्रम में समझ रहे थे कि यहाँ पर हम जो है निर्देशित कर देते हैं कि ए है उसको हम इस तरह से बनाएंगे, जो बी है उसको हम इस तरह से बनाने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए लगा है, तो इसके बाद क्या लगा है, बी लगा है, ठीक है ना। ए लगा है, इसके बाद क्या लगा है, बी लगा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या लगा है, ए लगा है, तो यहाँ पर क्या लगा है, बी लगा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या लगा है, बी लगा है, तो यहाँ पर क्या लगा है, ए लगा है। तो इस तरह से प्रति एकांतर क्रम में, क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ रहा है आपसे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति एकांतर मतलब एक के बाद, इधर से चलो तो पहला हमें बी मिला, ए मिला, फिर बी मिला, फिर ए मिला। अच्छा इधर से चलो, ए मिला, बी मिला, ए मिला, बी मिला, है ना। इस तरह से प्रति एकांतर एक के बाद एक अल्टरनेट करके लगाया गया है, और अब पूछ रहा है कि यौगिक का हमारे सूत्र क्या होगा। तो देखिएगा, लिखते हैं क्रिस्टल या यूनिट सेल, सीधा लिखते हैं एकक सेल जिसको कहते हैं, एकक सेल में ए का योगदान, एकक सेल में ए का योगदान क्या होगा भैया। तो देखो एकक सेल में ए कहां पर है, तो ओवरऑल हमारे जो है कोनों पर स्थित है। तो ए हमारा है 1 2 3 4, वेरी गुड। कितना है हमारे पास, ए जो है वो कितना है, 4 है। अच्छा कहां पर है, तो सर कोनों पर है ना। कहां पर है, कोनों पर। तो कोनों पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो सर आपने बताया 8 होता है, वेरी गुड। 8 होता है यहाँ पर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आधे जो है ओवरऑल आधे कण है किसके, ए के। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगला बात करेंगे यहाँ एकक सेल में बी का योगदान, बी का योगदान। तो बी का क्या योगदान रहेगा भैया, बी का योगदान रहेगा, बी कितना है, तो सर 1 2 3 4, ये भी 4 है, वेरी गुड। अच्छा बी है कहां पर, सर तो बी भी तो कोनों पर ही है, तो कोनों पर है तो कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, 1/8 कंट्रीब्यूशन करेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर बी का टोटल योगदान कितने कण का रहा है, 1/2, ठीक है। वैसे काटेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, सभी को पता है इतनी बातें। अच्छा अब देखिएगा हमारा जो यौगिक का सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ए कितना है, लिखते हैं यौगिक का सूत्र। चलिएगा यौगिक का सूत्र हमारे पास क्या बनने वाला है, तो सर ए हमारा है 1/2 और बी हमारा है 1/2। सर ऐसा कोई सूत्र होता नहीं है, केमिस्ट्री में तो हमने नहीं पढ़ा है, आज हम नया पढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा इस प्रकार के ऐसा जब फ्रैक्शनल नंबर आने लगे, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ फ्रॉम 2, है ना, जितने कंपोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सर हमने कर दिया, ठीक है ना। तो जब a को इससे मल्टीप्लाई करो तो इनटू इतना हो जाएगा, इसको करोगे तो इनटू इतना हो जाएगा। अब जब यहाँ से 2 से 2 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, बचा कितना, a b। यौगिक का सूत्र कितना हो गया भैया, a और b। हमारा आंसर आ गया, नोट करेंगे सभी लोग, चलिएगा नोट करिएगा, नोट करेंगे, समझ जा रहे हैं, नोट करिएगा, पॉज करके नोट करेंगे, है ना, वीडियो को रोक लेंगे उसके बाद नोट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 हटा रहे हैं। चलिए तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने काउंट किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल में, उसमें हमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन को हमने देख लिया है, सॉल्व करना सीख गए हैं, आई होप आप लोग भी सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो का जो कंटेंट था, आज का जो कंटेंट मूल कंटेंट था उसके बारे में बात करते हैं। ये तो पिछली वीडियो का कंटेंट रहा जो टेक्निकल इशू की वजह से जो है थोड़ा रुक गया था, नहीं हो पाया था। चलिए तो आज की हम बात करेंगे हमारा जो है हमारा क्रिस्टल, है ना। आज का जो हेडिंग लगेगा, सभी लोग हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ में, क्रिस्टलों में
क्रिस्टलों में अवयवी कणों, ठीक है, क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन, इसको हम घनीय निविड़ संकुलन भी बोलेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम घनीय निविड़ संकुलन भी बोल सकते हैं। ओवरऑल हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे इस पर हम मान के चलेंगे कि हमारा जो क्यूब है या हमारा जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल ही है, मान के चलेंगे ये बातें। चलिए, तो अब इस पे हम बात करते हैं कि हमारा जो है निविड़ संकुलन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, ओवरऑल हमने देखा कि कण, इसमें हम क्या करेंगे, जितने कण हैं, ठीक है ना, जितने पार्टिकल्स हैं, तो जितने पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या मान रहे हैं कि ये एक गोला है, खाने वाला गोला नहीं, मुंह में पानी नहीं आ सकते। जो कण है, कण एक गोला है। सर ठंडी में कौन गोला खाता है, चलेगा। तो कण क्या मानेंगे कि गोला है, एक स्फीयर है, ठीक है। हमने माना है कि कण एक गोला है और ये जो गोला है ये ही आपस में जुड़ करके, ठीक है ना, कंबाइंड होकर के क्या बनाता है, क्रिस्टल का निर्माण करता है। सर एक बार दिखाइए क्रिस्टल का निर्माण कैसे हुआ। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है। इस प्रकार से हम जो है गोले इकट्ठा हुए और इसने क्या करा है, ऐसे कई सारे गोले और इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। देखिएगा अगर बीच में गैप छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप मान के चलिएगा कि जितने गोले यहाँ पर हम बनाएंगे सब एक दूसरे से सटे हुए हैं, सब एक दूसरे से जो है एकदम से जुड़े हुए हैं। किसके वजह से, हमने पढ़ रखा है कि ठोस में जो उनके अवयवी कण होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से उनके बीच जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या है, वेरी लेस है, इतना लेस है कि नेग्लेक्शन के इक्वल है, ना के बराबर है, ठीक है ना। चलेगा, तो इस प्रकार से व्यवस्थित, ठीक है ना। अब हमारे पास एक सर्टेन जो है वॉल्यूम है और इसी वॉल्यूम में इसको व्यवस्थित होना है, तो इसके लिए खास कोई पैटर्न होना चाहिए, कोई खास तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीका को हम क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन बोलते हैं। कि हमारे जो क्या बोलते हैं, जो पैकिंग है, ठीक है, वो कैसे हो रही है। तो ये पैकिंग जो है ओवरऑल होती एक ही तरीके से, बट इसको अलग अलग फेज में पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह से इसको देखना होता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये जो क्रिस्टल में अवयवी कणों का निविड़ संकुलन है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले देख लेते हैं डेफिनेशन निविड़ संकुलन की, ठीक है। देखिएगा, ठोसों में अवयवी कणों के व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को या व्यवस्थित होने को, ठीक है ना, दोनों बातें हैं, प्रक्रिया है, ओवरऑल जो है ये एक प्रक्रिया ही है, ठीक है ना, बात समझ में, प्रक्रिया को या उनके स्थान ग्रहण करने को, ठीक है ना, प्रक्रिया को या उनके स्थान ग्रहण करने को हम क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, निविड़ संकुलन कहते हैं। इतना कोई ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है, एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये है क्या, ओवरऑल हमारे जो कण हैं वो कैसे व्यवस्थित हो रहे हैं, कैसे अरेंज हो रहे हैं, तो उसी के एक फिनोमिना है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निविड़ संकुलन बोलते हैं। ओवरऑल ये प्रक्रिया होती क्या है, ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि उनके बीच जो है स्थान कम से कम रहे,
भाई आपने सबने पढ़ा है कि हमारे ठोस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, है ना, बिखरते नहीं है, डिफ्यूज नहीं होते। तो रीजन क्या है इसका? रीजन यही है कि जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जो इनके अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो पास पास होने का कई तरीका होता है भाई, ठीक है। पास पास होने का अपना एक तरीका होता है, सभी लोग जानते हैं। तरीका क्या है इसमें? ओवरऑल तरीका दो तरह से मिलेगा आपको, है ना। अभी आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो संतुलन है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो देखिएगा, टाइप का मैंने पहले भी बताया कि एक ही होता है। चूंकि ये एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, तो उसको अलग अलग स्टेज में हम स्टडी करके कुल 3 प्रकार का बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, 3 प्रकार का हम बना सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास जो है, सबसे पहले हमारे पास आता है एक विमीय, आता है आपके पास यहाँ एक विमीय, नोट करते रहेंगे सभी लोग। एक विमीय, ठीक है ना, एक विमीय घनीय निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, वेरी गुड, ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसको हम बोलते हैं एक विमीय घनीय निविड़ संकुलन। होता क्या है, आपको पता है विमाओं के बारे में, है ना, डायरेक्शंस के बारे में। देखिए आप विमाओं के बारे में कुछ इधर उधर नहीं सोचिएगा। डायरेक्शन को हम यहाँ विमा कह रहे हैं, एक मेन पॉइंट है, उससे निकलती हुई 2-3 दिशाएं, ठीक है ना। जैसे पर्टिकुलर मान लो इधर चल रहे हैं तो हम क्या करें कि सर हम एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। जब हम इस साइड में जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं सर अब आप वाई एक्सिस में, मतलब डिफरेंट साइड में जा रहे हो। जब हम इधर चलते हैं तो हम कहते हैं सर आप अब क्या कर रहे हो, तीसरी एक्सिस में जा रहे हो, ठीक है ना, जेड एक्सिस। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, विमाएं बोल देते हैं। जब हम केवल एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो एक विमीय, ठीक है ना। जब हम 2 डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तब द्विविमीय, और जब हम तीनों डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तीसरी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तब त्रिविमीय, ठीक है ना। क्लियर हुआ बात? तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट से जो है निविड़ संकुलन देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम पैकिंग देखने वाले हैं, क्लोज पैकिंग, इसको निविड़ संकुलन को क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो है क्लोज पैकिंग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एक विमीय होती है, इट मीन्स हम एक विमा की बात करेंगे। जैसे मान लो एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है, ये है, ये है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस प्रकार के गोले हैं। तो देख रहे हैं आप, वृद्धि एक विमा में हो रही है, एक डायरेक्शन में हो रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक विमीय घनीय, एक विमीय घनीय निविड़ संकुलन बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे घनीय का शब्द का प्रयोग आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हमने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो है मान के चलते हैं ओवरऑल कि हमारा ये क्या है, क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है ना। हमारा जो सिस्टम है वो फुल्ली क्यूबिक सिस्टम है, तो इसलिए मैंने घनीय शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ओवरऑल इसको हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल जो है क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। ओवरऑल हम क्यूबिक के बारे में ही सारी कैलकुलेशन वगैरह करने वाले हैं, तो अभी से इसको बोल देते हैं, ठीक है, आदत डालते हैं। तो अब एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, एक दिशा में जा रहा है, तो एक दिशा में जाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक विमीय घनीय निविड़ संकुलन, है ना। चलिए, अच्छा ये घनीय अभी हम मैंने बार बार कहा है कि घनीय अभी हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लिख देते हैं, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, एक विमीय निविड़, निविड़, ठीक है, संकुलन, वेरी गुड, एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक है ना, निविड़, ठीक है, बात क्लियर हुआ, ठीक, बात निविड़ होता है ना, निविड़ संकुलन, बात क्लियर हुई। तो अब एक दिशा में जाते हैं तो इसको एक विमीय बोलते हैं। ऐसे संकुलन की जो उपसह संयोजन, क्या होता है, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या, इसी को क्या बोलते हैं,
समन्वय संख्या भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 2। होता क्या है ये उपसहसंयोजन संख्या, यहाँ पर क्या होती है? वैसे तो आपको अभी क्लास 12th में डिटेल में कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करनी है, बट वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप बात करोगे, ठोसों में थोड़ा अलग मैटर हो जाता है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि उपसहसंयोजक जो संख्या है, ठीक है, वो हमारी समन्वय संख्या है। और ये संख्या होती क्या है? एक पर्टिकुलर गोला कितने गोले को टच कर रहा है ना, कितने गोले को टच कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो, एक बेंच पे बैठे हुए हो और बेंच पर सारे आपके दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है ना, सारे दोस्त बेंच पर बैठे हुए हैं। अब आप पर्टिकुलर बीच में हो, है ना, आप बीच में हो, मान के चलो एक केस है कि आप बीच में हो, और आप कितने मित्र को जो है साइड बाय साइड जो है टच कर सकते हो। ऐसे नहीं हाथ बढ़ा के टच कर लेना है, बाय साइड आप कितने मित्रों को टच कर सकते हो अपने एक बेंच पे? तो सर हम केवल 2 मित्र को ऐसे टच कर सकते हैं जो हमारे अगल बगल होंगे, ठीक है ना। पर्टिकुलरली अगर इसके बारे में बात करा जाए तो इस महाशय के अगल बगल ये हैं, है ना, ये दोनों हैं। किसी भी पर्टिकुलर गोले के बारे में बात कर लिया जाए तो 2 ही लोग होंगे उसके अगल बगल, अगर वो 1 डायमेंशनल जो है होकर के बैठा हुआ है, एक विमा में होकर के बैठा है, ठीक है, तो उसके उस पर्टिकुलर चीज के बगल में 2 ही लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक विमीय घनीय निबिड़ संतुलन में कितने उपसहसंयोजन संख्या होती है? 2 होती है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा हम बात करेंगे द्विविमीय। किसकी बात करेंगे? द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है ना। चलिए निबिड़ संकुलन देखिएगा, मैंने फिर जो है ये बात बताई है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं द्विविमीय घनीय निबिड़ संकुलन, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारा जो यूनिट सेल है कैसा है? क्यूबिक है। हो और भी तरह से सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट हम ज्यादा कैलकुलेशंस जो है क्यूबिक सिस्टम के बारे में करने वाले हैं, तो अभी से ही ये बात मान के चलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने घनीय हटा दिया है, किसी जो है छात्र छात्रा को कोई दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसका जो है यहाँ पे लिख दिया है। देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? अभी हम एक डायरेक्शन में चल रहे थे, और ध्यान रखिएगा ये सब एक प्रोसेस है। एक विमीय देखिए हमने ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, है ना, इस तरह से एक विमीय हुआ। और अब इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर एक दूसरी लेयर लगा दे, इसी के ऊपर एक दूसरी लेयर लगा दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? देखो अब 2 डायरेक्शन में जा रही है ना, इस तरह से। अब देखिएगा ये 2 डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब द्विविमीय, क्या बोलेंगे? द्विविमीय निबिड़ संकुलन बोलने वाले हैं, ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो इस तरह से जो होता है ये एक विमा से दूसरे विमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए प्रोसेस है, पहले एक विमा बनी होगी, फिर उसके ऊपर दूसरा जो है लेयर आया होगा, फिर तीसरा लेयर आएगा, चौथा लेयर आएगा, तो ऐसे ऐसे करके जो है एक प्रोसेस है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें द्विविमीय की, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। द्विविमीय निबिड़ संकुलन हमारा 2 प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नोट करेंगे। जो द्विविमीय होता है वो 2 तरह से होता है। जो पहला होता है द्विविमीय में, जो पहला होता है वो क्या होता है? तो द्विविमीय वर्ग, ठीक है ना, वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है, द्विविमीय वर्गाकार या द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। और जो एक दूसरा होता है वो कौन होता है? दूसरा हमारे पास है द्विविमीय षटकोणीय, है ना, षटकोणीय, है ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2 तरह से होगा, एक द्विविमीय षटकोणीय होगा और एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन होगा, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या बोलेंगे?
टू डायमेंशनल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं इसको हम। अच्छा स्क्वायर है, और इसको हम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, दोनों एक साथ ही यहाँ समझा देते हैं, चलेगा। इधर हम बात करते हैं 2D स्क्वायर की, किसकी बात करते हैं, 2D स्क्वायर की बात करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। और इधर हम किसकी बात करते हैं, 2D हेक्सा, मिटा दे इसको, चलिए मिटा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं यहाँ 2D हेक्सागोनल, क्या बोलते हैं जी, 2D हेक्सागोनल, ठीक है। एक बार फिर से सबसे अपील है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, सब लोग कॉपरेट करेंगे। 2D स्क्वायर, ठीक है ना, डायग्राम से ही समझा देते हैं क्या होता है 2D स्क्वायर और 2D हेक्सागोनल। देखिए मान लीजिए हमारा एक लेयर तैयार हुआ, ठीक है ना, सब लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे भाई, ये हमारा है। हम पहले बता रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये सारे जो है पास पास सटे हुए हैं, ना एक दूसरे के अंदर घुसे हैं ना गैप इनमें है। अब देखिए एक लेयर हो गई, अगर इसी लेयर के जस्ट ऊपर एक लेयर अगर एडजस्ट हो जाए, है ना, जैसे मान लीजिए इसके जस्ट ऊपर ये है ना, तो ये अगर लेयर एडजस्ट हो रही है, ये लेयर एडजस्ट हो रही है, तो आप देखिएगा इनके अगर केंद्रों को मिला दिया जाए, इनके सेंटर्स को मिला दिया जाए, जैसे पर्टिकुलरली इसके सेंटर, इसके सेंटर, इसके सेंटर और इसके सेंटर, इनको आपस में मिला दिया जाए, तो सेंटर्स को मिलाने पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, एक वर्ग बन रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन बोलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है अगर यही चीज, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ऐसा ठोस अगर बन रहा है तो वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, सोचिए स्टेबल है या अनस्टेबल है, बोलिए। आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जो है बेसिकली सभी छोटे जो होते हैं, जो मार्बल्स होते हैं, जो कंचे होते हैं, खेलते हैं, है ना, तो जब कंचों को बॉटल में भरते थे तो भरने पर क्या होता था, भरने पर वो इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित हो जाते थे, नहीं, अगर हम करने का प्रयास भी करते तो शायद हम वो नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि वो जो सॉलिड्स हैं वो अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से हर एक सॉलिड चाहता है कि हम कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये स्टेबिलिटी की एक पहचान होती है कि जो है कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर फिक्स हो जा रही हैं तो हम कहेंगे कि जो है दे आर मच स्टेबल, है ना। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उतना स्टेबल नहीं मानते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल समझ जाइए कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं मिठाई वाले के, तो जो लड्डू रखता है, लड्डू देखिएगा कभी एक लड्डू के जस्ट ऊपर वर्टिकली एक लड्डू नहीं रखेगा कि हाँ उसके जस्ट ऊपर एक लड्डू रखेगा, ऐसा वो नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है ना। आप देख रहे होंगे उसके रखने का जो क्रम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है ना, देखिएगा। अब एक तरीका और है कि इसके जस्ट ऊपर ना रख के इसके बीच में रखा जाए, ये तरीका, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ना रख के उसके बीच में रखते हैं, देखिएगा इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब देखिएगा ये जो रखने का क्रम है ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन इसके, है ना भाई, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल लग रहा है। और देखिए इस पर्टिकुलर जो है, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर जो है कण को कितने कण घेर रहे हैं, अगर इनके जो है सभी कणों को आपस में मिला दिया जाए, मतलब उनके सेंटर्स को, है ना, तो ये एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक षटकोण का निर्माण कर रहे हैं।
इसीलिए इसको द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? द्विविमीय षटकोणीय घनीय निबिड़ संकुलन या निबिड़ संकुलन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब देखिएगा, जो हमारा द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, जो अभी हमने यहाँ उपसह संयोजन संख्या की बात करी थी, तो देखो एक पर्टिकुलर जो है कितने गोलों को टच कर रहा है। तो भैया देखो, अगर इसकी बात करेंगे, है ना, इस वाले पर्टिकुलर की बात करेंगे, तो अपने इधर इसको टच कर रहा है ना, और ये इसको टच कर रहा है, और ये इसको भी टच कर रहा है, और ये इसको भी टच कर रहा है। तो कितने को कर रहा है? 4 को कर रहा है। तो इसी वजह से इसको जो है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 है। अगर हम इस पर्टिकुलर को देखें, इस पर्टिकुलर को अब ये पूरे स्ट्रक्चर में किसी को भी देख लीजिए, तो इसको देखेंगे तो ये एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, और ये एक इसको टच कर रहा है, और इसको टच कर रहा है, और इसी प्रकार इसको टच कर रहा है, और इसी तरह इसको भी टच कर रहा है। तो ये पर्टिकुलरली जो है 6 लोगों को टच कर रहा है, इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? वो भी 6 हो जाएगी। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है कि द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में किसके उपसह संयोजन संख्या ज्यादा होती है? तो आप सभी लोग बताएंगे किसकी ज्यादा होती है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर समझ गए इस टॉपिक को तो तुरंत जाइएगा, वीडियो को पॉज करिए और जाकर के कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होती है। 1 सेकंड टाइम लेकर के तुरंत छापेंगे। चलिए, तो देखिएगा हमारे पास जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो किसकी ज्यादा हुई? आप सभी लोग सोच सकते हैं, है ना, सभी लोग होशियार बच्चे हैं, समझ सकते हैं किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ इतने प्रकार की, मतलब अभी तो हम बात करें द्विविमीय, है ना, एक विमीय और द्विविमीय की। अभी एक और बच रहा है त्रिविमीय जो है निबिड़ संकुलन बच रहा है, त्रिविमीय, ठीक है ना। तो इसको सभी लोग पहले नोट कर लेंगे, है ना, हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग। चलिए पॉज करके नोट कर लेंगे अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, पर ज्यादा बेटर होगा कि आप लोग पॉज करके नोट करिए, इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है ना। आलसी मत बनाइए अपने दिमाग को। नोट हो गया? मिटाया जाए। 1 2 3 4 मिटाया जा रहा है। चलिए, तो हमने इतने प्रकार से जो है पहले घनीय निबिड़ संकुलन देखा। अब एक और बच रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्या बोलेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बोलेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, देखिएगा, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3D इसको बोलते हैं, 3D क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग, PACKING पैकिंग, ठीक है ना। 3D क्लोज पैकिंग क्या होती है? 3D देखिए अब देखो 3 जो डी होती है, त्रिविमीय होती है, 3 विमीय होती है, ये भी 2 प्रकार से बन जाती है। एक तो हमारे द्विविमीय वर्गाकार से बनती है और एक द्विविमीय षटकोणीय से बनती है, ठीक है ना। तो दोनों से 3 प्रकार की बनती है। जैसे ध्यान दीजिएगा षटकोणीय से कैसे बनती है, इस बात को समझेंगे अच्छे से, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए पहले तो इसमें 2 तरह से बनती है, नोट करेंगे सभी लोग। ए नंबर जो बनती है द्विविमीय वर्गाकार, द्विविमीय वर्गाकार से त्रिविमीय संकुलन, ठीक है ना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कह सकते हैं, त्रिविमीय
निविड़ संकुलन। इसी प्रकार से जो बी बनता है वो बनता है द्विविमीय षटकोणीय से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। सभी लोग समझ जाएंगे, निसा मतलब निविड़ संकुलन, ठीक है ना। हाँ, कुछ और नहीं समझिएगा, त्रिविमीय निविड़ संकुलन, ठीक है। जिसको जो है थकान महसूस हो रही है जाकर के कुछ नाश्ता वास्ता कर लीजिएगा, ठीक है, और मेरे साथ बने रहिएगा। रात के बज रहे हैं 10:30, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों के लिए आपकी सेवा में तत्पर हूँ तो आप सभी लोग जो है फुल्ली पेशेंस रख करके, है ना, धैर्य बनाए हुए और जो है एंड तक वीडियो को देखिएगा, है ना। प्रॉपरली आपको कुछ ना कुछ जो है या बहुत कुछ जो है प्रोग्रेस मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, द्विविमीय वर्गाकार से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, देखिए देखना इसको क्या होता है जी। देखिए पहले हम द्विविमीय वर्गाकार बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना भी बना सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी है, सिर्फ काउंट क्यों कर रहे हैं इसको, कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं। कैसे भी का मतलब है नंबर ऑफ स्फीयर आप कितना भी रख सकते हैं, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, है ना, बट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर ही, ठीक है ना। जैसा कि हमने 2D स्क्वायर पैकिंग में देखा था उसी प्रकार से होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान देखेंगे। अब देखिए ये हमारा जो है 2D स्क्वायर हुआ, अब 2D स्क्वायर से हमारा क्या होगा, 3D होगा, है ना। अब देखिए एक लेयर हो गई, आप समझ लीजिए कि ये क्या है, एक लेयर है, ठीक है ना। आप जाइएगा बाजार में देखिएगा संतरे के जो ठेले होते हैं, ठीक है ना, उस पर कुछ संतरे इस तरह से बिछाए होते हैं, आप देखिएगा एक लेयर, इसके ऊपर एक और, फिर एक और, फिर वो कुछ इस तरह से बन जाता है, ऐसा पिरामिड लाइक, है ना। एक लेयर रखा गया, फिर उसके ऊपर 2 लेयर रखा गया, फिर 3 लेयर रखा गया, फिर 4 लेयर रखा गया, ऐसे पिरामिड लाइक हो जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या है, इसमें पिरामिड कैसे बनेगा। देखिए ये जो 4 पार्टिकुलर गोले हैं, ये 4 जो आपस में लगे हुए गोले हैं, इसके बीच में एक गैप बच रहा है, एक गड्ढा बच रहा है, ठीक है ना, और उसमें हम बड़े आराम से एक गोले को टिका सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इस पर्टिकुलर गड्ढे को ढकते हुए, इस पर्टिकुलर गड्ढे को ढकते हुए हम क्या करें, एक गोले को रख दें, तब इसको हम क्या बोलेंगे, 3D। देखो हमने इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव में पहले इधर को ग्रो करना शुरू करा, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम मूव ऑन हुए, यहाँ पर हम मूव ऑन हुए सर एक्स एक्सिस पे, और हमने इस पर्टिकुलर से यहाँ तक ग्रो करा, तो हम कह सकते हैं सर अब हम गए हैं वाई एक्सिस की तरफ। अरे ये तो सर आपने पहले ही बताया था। और अब हम एक डायरेक्शन में और चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में और चल रहे हैं, दैट इज जेड एक्सिस। देखिएगा हम लेयर बाय लेयर ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब इसको ऐसे अरेंज करते हुए, ठीक है ना, इसको ऐसे अरेंज करते हुए गोलों को रखा जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, 3D पैकिंग बोलेंगे। देखिए आगे आ रहा है, ठीक है ना, आगे आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3D क्लोज पैकिंग बोलेंगे, ठीक है। त्रिविमीय, द्विविमीय वर्गाकार से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, ठीक है, स्पेशली समझ गए। चलिए अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। बेसिकली इसको अगर हम 3D में देखना ही चाहें, ठीक है ना, 3D में देखना ही चाहें, तो हम कह सकते हैं कि सर हमने जो है ये एक लेयर है, इसके पीछे एक और लेयर खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, तो कुछ इस तरह से दिखेगी, देखिएगा कुछ इस तरह से दिखेगी। आप देखिए इस पर्टिकुलर, इस अगर पर्टिकुलर के जो है परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए, तो ये तो रही एक एक्सिस, एक डायरेक्शन, ये तो रही दूसरी डायरेक्शन, और ये जो जा रही है तीसरी डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो 3 विमाओं में फैली हुई लग रही है,
अतः यहाँ पर जो हमारी जो पैकिंग है इसको हम बोलते हैं 3D पैकिंग, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? 3D पैकिंग बोलते हैं। और अगर इधर हम बात करें हेक्सागन, तो एक जो है हेक्सागोनल ले लेते हैं, एक हेक्सागोनल बना लेते हैं, मतलब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेते हैं। और जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना लेंगे तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं हेक्सागोनल हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस सर क्लियर। तो क्लियर हो गया। देखिएगा यहाँ पर ये क्या है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर जो व्हाइट्स बच रहे हैं, जो व्हाइट्स हैं उनके ऊपर अगर हम ऐसे इनको टिका दें, ठीक है ना। देखो ये व्हाइट्स है, इसके ऊपर ऐसे बराबर मात्रा में टिका दें, ठीक है ना। सर बोलेंगे बराबर मात्रा में टिकाना है, ठीक है ना। देखो इस तरह से, तो इस तरह से जब हम टिका देंगे तो ये क्या बनेगा, एक 3D स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा जैसे वहां पर होता है। बट वहां पर ऐसे ध्यान दीजिएगा, वहां पर ऐसे व्हाइट्स में ना रख करके उसे ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ा कि यहाँ पर व्हाइट्स में ना रखें, वैसा रख सकते हैं तो रख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको तो वहां पे हेक्सागन बोल देंगे, ठीक है ना। बट फिर भी यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर जो है कण के नीचे जस्ट इस पर्टिकुलर कण को रखा गया है, जस्ट वर्टिकली, तभी तो यहाँ वर्गाकार होगा, है ना। तब यहाँ पर क्या होगा, वर्गाकार होगा। देखना यहाँ पर एक वर्ग से ही तो क्या बनता है, क्यूब बनता है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से तब ये क्या करेगा, एक क्यूब उस तरफ वाले जो है एटम से मिलकर के क्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हेक्सागन है तो हेक्सागन क्यूब का फॉर्मेशन कैसे कर सकता है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो होते हैं इस प्रकार से अरेंज होते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे अरेंज कर दें, ऐसे अरेंज कर दें, तो इस प्रकार देख रहे हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, है ना। आप ज्यादा करेंगे तो इसमें जो हो जाएगा सब मिल जाएगा एक में, और आपको चीजें विजिबल नहीं रह जाएंगी। इसीलिए जो है एक ही दो ही जो है चीजें बना करके रहने देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो है एक लेयर लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे द्विविमीय षटकोणीय से त्रिविमीय जो है त्रिविमीय घनीय निबिड़ संकुलन या त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा जो निबिड़ संकुलन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का टोटल होता है, ठीक है ना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चलो एक तो हमारा एक विमीय, दूसरा 2 विमीय, तीसरा त्रिविमीय होता है, ठीक है ना। और देखिएगा यहाँ से, ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि हमारा जो द्विविमीय होता था वर्गाकार निबिड़ से, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती थी, उसमें होता था 4, ठीक है। द्विविमीय में क्या होता था, द्विविमीय वर्गाकार में होता था 4 और द्विविमीय घनाकार में होता था 6, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, कि हमारा इसमें वर्गाकार में कितना होता है। यहाँ पर अगर हम बात इसकी करें तो इसमें कितना होता है पर्टिकुलर, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो व्यवस्था होती है ये जो है 8 परमाणुओं के संपर्क में रहता है। तो दैट्स व्हाई इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिए, नोट करिए, समझ जा रहे हैं सभी लोग, नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। नोट करेंगे सब लोग, नोट हो गया। चलिएगा हटाया जाए। तो इस प्रकार से हमने जो है इतने प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को देखा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए, हम प्रयास करेंगे कि उस डाउट को हम आप तक क्लियरली पहुंचाएं, है ना। डाउट को क्लियर करके आप तक आंसर दें। चलिए तो इसी के साथ जो है वेरी वेरी गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। रात के बज चुके हैं आपके 10:40, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी लोग जो है सेशन को शेयर करिएगा और
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, और जो 12th के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम 23 का एग्जाम देंगे, वो सभी लोग चीज़ों को बेहतर ढंग से रिवाइज करेंगे, ठीक है। और आज से ही आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए आप सबको बहुत 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 बधाई, और साथ में आप सभी लोग खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।